Hello students, I am Dr. Priyanka and in the last session we were doing molecular basis of inheritance. लास्ट सेशन में बेटे हम लोगों ने बात की स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डीप में बात की एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के बारे में और उसके बाद फिर हम लोगों ने और डीप में बात की फॉस्फेट लिंकेज के बारे में। अब अगर मैं और डीप डिस्कशन में जाऊं फॉस्फेट लिंकेज के, तो अगर आपकी एनसीईआरटी जितना ब्रीफ में बेटे सीबीएसई का सिलेबस जब भी आप पढ़ोगे तब आपको एक कॉम्पैक्ट वे में पढ़ना है। कॉम्पैक्ट वे में इन द सेंस कि जितना आपको एनसीईआरटी बता रही है आपको उसमें थरो होना है। कंफ्यूजिंग होता है तब जबकि डाउट्स आते हैं, ठीक है। डाउट्स का मतलब ये है कि व्हेन यू रियलाइज कि बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कंसेप्ट को, कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, तब डाउट्स आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी आपको डीप ना देके ऊपर ऊपर बताने की कोशिश करती है कि ये चीज ऐसे है। अब जब तक बच्चे को उसका मेन थीम पता नहीं होगा आप कैसे चलेंगे, समझ में आ रही है। जब तक बच्चे को उसका मेन थीम नहीं पता होगा, मेन व्यू नहीं पता होगा, हाउ यू गोना डू दैट थिंग, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की। हम लोग लास्ट टाइम पे कर रहे थे 5 और 3 लिंकेज पैटर्न, ठीक है। इन्हीं के बारे में और फर्दर डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि 5 और 3 लिंकेज पैटर्न कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, हाउ यू गोना राइट दैट 2 न्यूक्लियोटाइड्स are linked through 3,5 phosphodiester, very important, phosphodiester linkage to form dinucleotide. लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया था, मैंने इसके बारे में आपको बात की थी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एक जगह पे अब आपको इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए भी फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप में आपका एक ईस्टर ग्रुप भी होता है जिसके बारे में हम और अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मोर न्यूक्लियोटाइड can joined in such manner to form polynucleotide, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर फॉर्म्ड उसकी has one end, you can write it like that, polymer form has at one end
a free phosphate group at 5 and 5th end, 1 end लिखा है ना, इस पे 5th मार्क कर लो, ठीक है, of ribose sugar which is referred as five and polynucleotide, ठीक है। Similarly, at other end, the polymer of ribose sugar has a free 3OH group which is referred as third end polynucleotide chain। देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूं, ठीक है। It is like that। देखो दिस इज अ चेन, ठीक है, ये आपकी हो गई बेटे पेंटोज शुगर, ठीक है। These all are the पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में दो आपके एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक होता है बेटे, एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक होता है फ्री एंड। एक फ्री एंड पे आपकी फॉस्फेट ग्रुप की ट्रीटीज कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप के साथ एक जगह तो बेटे आपके फॉस्फोट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा डायरेक्टली एक लिंकेज इससे हो रही है, एक डायरेक्टेड लिंकेज हो रही है। मतलब इसका जो OH है, अगर मैं ये बात करूं कि ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ऐसे है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेटे ये जो CH3 वाला ग्रुप है, इसमें से ऐसे बन सकता है ये, इसका ग्रुप H हटा के तो आपने फॉस्फेट ग्रुप लगा लिया, ठीक है। और एक एंड इसका P है, OH है, तो बेटे इसके साथ आपने P लगाते चले गए और जो दूसरी तरफ वाला इन बिटवीन था आपने उसके साथ
फॉस्फेट ट्रीटी लगाते जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये आपने ये लगा लिया, यहाँ पे OH होना चाहिए था, OH को हटा के आपने सीधा फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया इसको लिंक करने के लिए, बट एक एंड जो उसका बचा बेटे वो तो OH का ही बता, एक तो 3 एंड के OH से आया अगर आपने उल्टी चक्री घुमानी शुरू करी है, और दूसरी तरफ से जब आपकी लाइन वाइज बननी स्टार्ट होती है तब ये जो ये OH के साथ नहीं जुड़ता, ये OH से, मतलब यहां से अगर आपने OH से ट्रीटी लगाने लगे हो तो दूसरी तरफ आप अगर यहां से ट्रीटी लगाने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, यहां से कॉम्बिनेशन पी का बनाने लगोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे और ऐसे ऐसे अगर ट्रीटी बनाने लगोगे तब आपकी ये चेन, जैसे अगर आपकी ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, तो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे उधर से आपके 3 एंड से जोड़ोगे और 5 एंड तक जोड़ोगे, मतलब कि ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक है, इस पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इस पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जब आप दूसरी ट्रीटी स्टार्ट करोगे तब यहीं से करोगे, तब ये 3 एंड होगा और ये 5 एंड होगा, तभी तो ऐसे ये वाली जुड़ेगी 5th एंड से, क्योंकि 3 एंड से दूसरा फॉस्फेट आएगा कहां जो इसको लिंक करेगा, मतलब 5th एंड पे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो इसको जोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। डाइस्टर का मतलब है ये जो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये शुगर में OH है तो O हटके ये OH हटके आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा जो इसमें, तो मतलब PO और ये जो शुगर की लिंकेज फॉर्म हुई है, सॉरी OH था, यहाँ पे 5th एंड पे 5 था, तो ये H हटके बेटे O के साथ P लग जाएगा, तो ईस्टर क्या होता है ROR, ठीक है। तो ROR का मतलब एक तो RO, ठीक है, होता है, तो P लग जाएगा, तो फॉस्फो डाइईस्टर लिंकेज, मतलब डाइईस्टर मतलब डाइफॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है, दो फॉस्फो के साथ ईस्टर लगा हुआ है लिंकेज, समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, द बैकबोन ऑफ polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate। जैसे आपने सैंडविच बनाया था ना बेटे, एक ब्रेड रखी, फिर शुगर टमाटर रखे, फिर अनियन रखे, उसके बाद आपने कुछ और इंग्रेडिएंट, फिर उसके ऊपर एक ब्रेड रखी, तो जो नाइट्रोजन बेस होते, जो नाइट्रोजन ग्रुप्स की बात की तो वो होते हैं बेस, उनके ऊपर जो शुगर्स एडेड होती है ना, शुगर्स लगा के हम लोग उनकी लिंकेज करते हैं, उनको बोलते हैं, वो आपकी बैकबोन का काम करती हैं, ठीक है। वो सारा ये जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है ये उस ब्रेड के इंग्रेडिएंट है, आलू टमाटर जो आपने उस ब्रेड पे लगाए थे सैंडविच बनाने के लिए, जिस इसको ऐसे समझो, ठीक है। द नाइट्रोजनस बेस linked to sugar from the backbone। जो नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ रहे हैं और वो फर्दर फॉस्फेट से जुड़ रहा है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मतलब बहुत सारे, ये आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इनकी ये जो लिंकेज बीच से हो रही है ना, तो ये हो रही है शुगर की और फॉस्फेट की, शुगर की और फॉस्फेट की, शुगर की, तो ये इनकी लिंकेज बना रहा है, ठीक है, इनकी बैकबोन बना रहा है। और अगर मैं बात करूं एक न्यूक्लियोटाइड की, सिर्फ एक इस न्यूक्लियोटाइड की, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है,
ठीक है, ये जो बैकबोन मतलब होती है बोन, कोई भी जो सीधे रास्ते पे जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यूट्रल है और एक शुगर है, ये तो लास्ट में ही लगे हुए हैं ना, तो इनकी जो बैकबोन जा रही है वो जा रही है नाइट्रोजन प्लस शुगर की लिंकेज। समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोटाइड की लिंकेज है नाइट्रोजनस बेस और शुगर लिंकेज, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अगर मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो बैकबोन है उनकी लिंकेज है, उसको वो लिंकेज है आपकी फॉस्फेट शुगर लिंकेज। ओके, अब अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए से कैसे अलग है, तो इन आरएनए बेटा न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसमें सिर्फ एक OH ग्रुप था, ठीक है, ऐसे। अब ये था आपका पेंटोस शुगर में, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोसिडिक की बात करूं ना, सॉरी, अगर मैं राइबोस शुगर की बात करूं तो उसमें दो OH ग्रुप्स होते हैं, एडिशनल OH ग्रुप्स होता है एट प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन in the ribose sugar. In the second sugar, okay. In RNA क्या फाउंड होता है, थायमिन की जगह यूरासिल इज फाउंड, यूरासिल इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या होता है, यूरासिल इज प्रेजेंट एट फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ यू कैन से थायमीन पोजीशन, जहां पे डीएनए में फिफ्थ पोजीशन पे थायमीन लगा होता है ना बेटे। अच्छा, मैंने एक बात आपको बतानी भूल गई हूं कि ये जो मैंने जो लिंकेज ऊपर बनाई है ना, ये वाली, ये बेटे बनाई है सिर्फ फॉस्फेट की। अगर आप यहाँ पे कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस लगाने लग जाओगे ना ऐसे कोई भी इनके नीचे, तो वो आपका नाइट्रोजन बेस हो जाएगा जिनके ऊपर ये सारी मॉडल्स खड़े हैं, ठीक है। मैंने ये लगाया नहीं था इसलिए बता दिया। ठीक है, एट फिफ्थ थायमीन पोजीशन फिफ्थ थायमीन पोजीशन, तो इसको बोल सकते हैं फिफ्थ थायमीन, सॉरी फिफ्थ मिथाइल यूरासिल अनदर। अच्छा, एक जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, या 1 2 3 4 5, तो जो फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था ना, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, इसको आप टाइप्स ऑफ एन बेसिस भी कहते हो, ठीक है, ये जो पेंटोस शुगर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिफ्थ मिथाइल यूरासिल, ये थायमिन का एक और नाम भी है।
chemical name you can say या scientific name. Scientific nomenclature. ठीक है, अब हम लोग डीएनए के बारे में और बात करते हैं कि डीएनए का कैरेक्टर और क्या है। बेटे डीएनए is an acidic substance, acidic in nature you can say, acidic in character, ठीक है, acidic in present in nucleus, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, present in nucleus first identified by very important Friedel या फ्रेडरिक मिल्कर, ठीक है, फ्रिडल या फ्रेडरिक मिल्कर ने सबसे पहले इसको किया था। Some book says Friedel, so Friedel is also correct, but if your NCERT is mentioning the name like Friedrich, then Friedrich is too also correct. तो फ्रिडरिक मिल्कर ने सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर्ड किया था, आइडेंटिफाई किया था इन द न्यूक्लियस, ठीक है, नेम दे सकते हो 1869 में डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिल्कर, ठीक है, उसने इसको दिया था, he named it न्यूक्लिन। न्यूक्लिन मतलब होता है बेटा विद इन न्यूक्लियस, ठीक है, उसने इसको डीएनए ना बोल के एक मटेरियल बोला था जिसका नाम उसने बोला था न्यूक्लिन, विच मीन्स विद इन न्यूक्लियस बिकॉज ही डिस्कवर्ड इट इन द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण isolating each polymer into monomer units of nucleotide was difficult, of nucleus to elaborate the structure of DNA was very difficult। उस टाइम पे उसने ये तो बता दिया था कि डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बट वो उसको फर्दर इलाबोरेट नहीं कर पाया था बिकॉज 1869 में देयर वाज नो टेक्निकल अवेलेबिलिटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीएनए बेटी इतना स्मॉल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, इतना स्मॉल, और एक डीएनए के आप बात कर रहे थे उस टाइम पे, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आपने इलाबोरेट करना है तो डीएनए के पॉलीमर का एक मोनोमर यूनिट के स्ट्रक्चर्स की उसको डिफाइन करने की बात कर रहे थे, विच इज इम्पॉसिबल फॉर दैट टाइम पीरियड, ओके। फिर उसके बाद दैट इज इन 1953 जेम्स वॉटसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, सीबीएसई में कई बार फ्रांसिस क्रिक का डीएनए प्लान आ जाता है बताने का, तो वो जरूर याद रखिएगा कि फ्रांसिस क्रिक पे बहुत बार इस पे सीबीएसई क्वेश्चन बना है। आई विल टेल यू इन द फर्दर सेशन, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक कैसे बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, based on diffraction data
produced by Morris Wilkins, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि जब डीएनए को उससे गुजारा गया, ठीक है, उन रेस से गुजारा गया, तो बेसिकली उसका पता, एक स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पहचान हुई थी। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन द सेम वे अगर डीएनए की पहचान थी, तब न्यूक्लियस को एक एक्सरे डिफ्रैक्शन से पहचाना गया। फिर डीएनए के कैरेक्टर्स क्या, जैसे रुदरफोर्ड ने मॉडल अपना दिया था ना, ही बम्बार्डेड द गोल्ड पॉइंट, इन द सेम मैनर अगर मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करूं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में भी उसने न्यूक्लियस को उस एक्सरे रेज के थ्रू गुजारा गया था और उसने एक डाटा निकाला था, और वो डाटा मॉरिस विल्किंस ने निकाला था। मॉरिस विल्किंस ने जो डाटा निकाला था, बेसिकली वो जो डाटा निकाला था मॉरिस विल्किंस ने, वो बेस्ड था जेम्स वॉट और फ्रांस क्रिक की थ्योरी पे, ठीक है। एंड एक और इसमें महान साइंटिस्ट का योगदान था, रोजमेल्ड फ्रैंकलिन, अब फिर इन दोनों ने प्रपोज किया था एक मॉडल डीएनए का, प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर which is known as double helical, or you can say double helix structure of डीएनए, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, जिसको हम आज तक कहते हैं। डबल हेलिक्स का मतलब होता है बच्चे, इट इज लाइक दैट इज इंटरमिंगल्ड, द टू न्यूक्लियोटाइड आर इंटरमिंगल्ड, द क्रॉसिंग ओवर, लाइक इट इज लाइक दैट, ठीक है। दो हेलिकल्स, फॉर एग्जाम्पल माई फिंगर्स आर टू न्यूक्लियोटाइड, दे आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर, ठीक है, इंटरमिंगल लाइक दैट। डबल हेलिकल, दैट मीन्स इस पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डबल हेलिकल एंड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। One of the hallmarks of their proposition was pairing between two strands, उन्होंने उसको और डबल हेलिकल्स को क्या किया, पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीमर, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो अब एक तो ऐसे लिंकेज है, एक ही बेटे, एक तो मैंने ऐसे लिंकेज बताई थी आपको सिंपलर फॉर्म में, अब यही लिंकेज आप ऐसे देखो, अब ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ऐसे हो रही है, ऐसे ये, ऐसे। So this is the
double helix of DNA, that is two strands of DNA, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो प्रोपोजिशंस थी ये एक साइंटिस्ट के बेस थी, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ एरविन चार्गेफ that double stranded DNA, ये पहले ही ये जो प्रोपोजिशंस करी थी हिल मार्क ने, उसने एक बताया था, वन ऑफ द हिल मार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन, दिस इज हॉलमार्क मतलब सिंप्लीफाइड, मतलब ठीक है, सिंप्लीफाइड पोस्टुलेट, ठीक है, कि पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की ट्रेनिंग अभी तक हम लोग ये करी थी ना आपको समझाने के लिए सिंपल वे में, इन दैट वे ऑल्सो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपका जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे यू विल लर्न मोर, ऐसे होता है एक तरीके से। दूसरा मेथड बच्चे ये है कि ये जो हम लोगों ने किया कि ये जो प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस थी एरविक चार्गफ के, तो एरविक चार्गफ जो था उसने ये बताया था कि डीएनए का जो नेचर है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, एंड द रेशियोज, उसने ये भी बताया था that ratios between adenine, thymine, guanine, cytosine are constant and equal। उसने बताया था जो ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे इक्वली कंटेंट रेशियो में है एंड कांस्टेंट रेशियो है, मतलब अगर एक स्ट्रक्चर में 2 एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी 2 ही होंगे, या ये रेशियो में होंगे, अगर 4 होंगे तो इनकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी, ये नहीं कि कभी डिफरेंट हो रही है इनकी रेशियो, द रेशियो विल बी कांस्टेंट, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। और अगर डबल भी है, ठीक है, अगर डबल भी है किसी वजह से तो उनकी जो रेशियो होगी वो अगेन सेम होगी, ठीक है। और साइंटिस्ट ने बेटे ये भी बताया कि जो एडेनिन गुआनिन है ये स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये नहीं कि मतलब अगर कॉम्बिनेशन इनके फिक्स्ड है, अगर एडेनिन है तो वो जो बॉन्डिंग करेगा, एक तो हमने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखी है, अभी फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज देखी है, उसमें बेटे हम लोगों ने फॉस्फो की और ईस्टर का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हाइड्रोक्सिल का, उसकी लिंकेज देखी है। लेकिन बच्चे और भी बहुत सारी लिंकेज होती है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने लग रहे होते हैं, तो जैसे इस वाले उसका नाइट्रोजन बेस है, वो दूसरे वाले नाइट्रोजन बेस के साथ कुछ ना कुछ पेयरिंग करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और वो जो पेयरिंग और बॉन्डिंग होगी बेटे वो बिल्कुल फिक्स्ड होगी, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन है तो वो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के गुआनिन के, सामने वाले न्यूक्लियोटाइड का अगर गुआनिन है उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं बनाएगा। तो ऐसे ऐसे जो उनके कॉम्बिनेशन है बच्चे वो फिक्स्ड रहते हैं, वो हिलते नहीं है, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज लाइक, अभी हम लोग इस बारे में बात ही करेंगे, दैट द बेस पेयरिंग confirms
a very unique property of polynucleotide chains, like they are very important. They are complementary to each other. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब अभी और आगे आएगा. Therefore, if the sequence basis of one strand is complementing, or you can say known, then complementing to the other strand, or if known sequence of one strand, then the sequence of other strand can be predicted. एक चीज और है, if DNA strand let's say parental, ठीक है, parental DNA strand act as a very important template for synthesis of new DNA strand. If two DNA strand let's say daughter DNA produced would be identical to the parental DNA. ठीक है, इसीलिए this structure of DNA forms the basis of inheritance genomics studies. समझ में आ गया? आई होप सबको ये चीज क्लियर हो, वट एवर आई एम राइटिंग. अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम लोगों को है तो हमें पता है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा. जहां जहां भी एडेनिन होगा वहां पे अगली तरफ ग्वानिन होगा, उल्टा होगा. अगर साइटोसिन है, यूरासिल है, तो उसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर होगा. वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द अदर स्ट्रैंड स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर पता है. पहली चीज.
दूसरी चीज हम लोगों को, अभी हम लोगों ने ये बात की कि कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर्स की, कि अगर फॉर एग्जांपल एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, लेट अस सपोज कि ये पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, जब ये बेटे रैप्लिकेट करेगा, रैप्लिकेट मतलब डिवाइड करेगा, तो जो ये डॉटर सेल बनाएगा वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे किससे, पेरेंटल से। और ये जो रैप्लिकेशन होगी वो बिल्कुल फोटोकॉपी करते हैं ना, जैसे वो बिल्कुल फोटोकॉपी होगी, दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी आइडेंटिकल टू द डीएनए। समझ में आ गई है? तो अगर मैं इसको देखूं, सैलिएंट फीचर्स, क्वेश्चन आता है राइट सैलिएंट फीचर्स of the double helix structure of DNA। तो क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट लिखेंगे it is made up of two polynucleotide chains where the backbone कौन सी थी, is sugar phosphate in case of polynucleotide, ठीक है, and दूसरा the two chains are very important anti-parallel, क्या, anti-parallel to each other, that means if one chain has polarity 5:3, then other will have 3:5. Five is to 3, 3 is to 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट, the bases in strands are paired through, very important, hydrogen bonds, H bonds, ठीक है, forming base pair जिसको आप बीपी के नाम से भी जान सकते हो। याद है हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो लैम्डा बीपी 4.026 into 10⁻⁴ बीपी बोला था ना, बेस पेयर्स काउंट किए थे। तो फॉर्मिंग बेस पेयर्स adenine has 2 hydrogen bonds with thymine
ठीक है। फ्रॉम, और या इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। दूसरा अगर मैं ग्वानिन बोलूं तो ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन with 3H bonds. With 3H bonds. As a result, always purine comes opposite to a pyridamine. This generates approximately uniform distance between the two complementary strands of DNA. जैसे ये स्ट्रैंड्स हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये लिंकेज, जो हम सारी बात कर चुके हैं। अब ये लिंकेज हो गई आपकी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। या इसको मैं और थोड़ा समझाने लगूं, फॉर एग्जाम्पल बेटे ये आपकी जो लिंकेज हो गई, ये आपकी हो गई डाइफॉस्फो ईस्टर लिंकेज। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका एक प्यूरिन है, यहां पे आपका एक ग्वानिन है। दिस इज योर प्यूरिन, सॉरी दिस इज योर पिराडिमी। यहां पे आपका प्यूरिन है, एक साइड आपका प्यूरिन है और दूसरी साइड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर पे आपके पास क्या होगा, पिराडीन, ठीक है। तो बेटे ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ना, वो H बॉन्ड के थ्रू होंगे। अब चाहे वो एक हो चाहे दो हो, ये फॉर एग्जांपल है, ये ऐसे कनेक्ट किसी ना किसी चैनल के थ्रू होता है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, दिस इज अ चैनलाइज bridge between two N-nitrogenous bases of nucleotide, जैसे ये है। अब वो हम लोगों को पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन होंगे, ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन होंगे। एक तो ये जो इस चेन का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखता है, ये है तो कुछ ना कुछ है ना, मतलब एक दो चीजें जो इंटरमिंग्ड है, वो जो झूल रहा है, तो वैसे कभी वो डिस्टेंस पास आ रहा है, कभी वो डिस्टेंस दूर जा रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो उस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म रखने के लिए कि इस स्ट्रैंड की ये डिस्टेंस इतना पार्ट यूनिफॉर्म है, उस स्ट्रैंड का इतना पार्ट यूनिफॉर्म है, उसके लिए ये जो हाइड्रोजन लिंकेज होती है ये जरूरी होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पोस्टुलेट अगर मैं बात करूं, फोर्थ, दैट द टू चेन्स आर coiled in right hand side या in a right handed fashion। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉइल है, तो राइट हैंड से कॉइल होना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई राइट हैंड, तो द कॉइलिंग विल बी लाइक ये,
कभी भी ऐसे नहीं होगा, लेफ्ट से नहीं जाएगा, ठीक है। द कॉइलिंग विल बी फ्रॉम राइट, दिस समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा पैटर्न है तो ये भी ऐसा ही पैटर्न होगा इन अ राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। कभी भी इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। इन राइट हैंडेड फैशन द पिच ऑफ द हेलिक्स is 3.4 nanometer and 10 bp in each turn। 10 बेस पेयर्स होते हैं हर स्ट्रैंड, हर घुमावदार स्ट्रैंड में, मतलब ये घूम रहा है, ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर होंगे। नंबर्स भी बता दिया उन्होंने, न्यूक्लियोटाइड के जो नंबर्स है ना उनमें 10 बेस पेयर्स होंगे और अप्रोक्सीमेटली दिस इज 3.4 नैनोमीटर होगा। अब जितने आपके ज्यादा पॉलीमर्स की चेंज होगी, रिपीटिंग यूनिट्स होगी, आप उसको इजीली काउंट करके कर सकते हो। तो अगर मैं इसका देखूं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ बीपी इन हेलिक्स इज अप्रॉक्स, ये भी साइंटिस्ट ने नाप लिया है, 3.4 नैनोमीटर, या यू कैन से लाइक दैट 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है। लास्ट पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट, दैट इज द प्लेन of one base pair sticks over the other double helix this in addition to the H bonds confers stability of their helical structure। इसका मतलब है ये जो प्लेन है ना, बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ताकि ये एक स्टेजर स्ट्रक्चर हो, ये इसको पोलैरिटी को कोलैप्स ना हो। फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, ठीक है, तो ये इसके पास आ रहा है कभी, तो कभी इसके दूर जा रहा है हिलता हुआ, ठीक है। तो ऐसी स्टेबिलिटी रोकने के लिए इसको हल्के हल्के धागों से बांध दिया जाता है और उन धागों को हम लोगों ने बोल दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोल दिया उन धागों को? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। So this is very important part we have finished. We have not till yet finished. We have just cleared the one part. इस पार्ट का हम लोगों ने बेसिकली बताया है कि डीएनए का पोस्टुलेट्स बताए हैं कि व्हाट इज डीएनए मॉडल, ठीक है। डीएनए क्या मॉडल होता है, कैसे फॉर्म करता है, हाउ इट विल गोइंग टू बी, मतलब हाउ इट विल गोइंग टू बी का मतलब ये है कि एक जो डीएनए मॉडल है उसका कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, किन स्ट्रक्चर से बना है, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉम्प्लीमेंट तो एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन हाउ दे विल गोइंग टू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कैसे एक डबल हेलिकल स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो 5 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं बेटे, सीबीएसई में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। आपको ये 5 पॉइंट्स ऐसे के ऐसे याद करने हैं, कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी, अपनी लैंग्वेज में एडिशंस लिखने की कोशिश नहीं करनी। इनको समझ के अगर इनके साथ ये छोटे छोटे डायग्राम्स बना दोगे यू विल एबल टू फेच मोर मार्क्स, नहीं तो उतने मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात जो हम लोगों ने अभी किया है कि 2
बेस पेयर्स के बीच में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाई है या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाई है बच्चे, वो आपको एक तरीके से उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो ब्रिजेस के बीच में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स ना हो जाए। कभी उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, कभी उसका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। ये डिस्टेंस कम ज्यादा से बचने के लिए ही इस स्ट्रक्चर्स को ऐसे डबल हेलिकल वे में कंपैक्ट किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं अब बात कर देती हूँ, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं डॉगमा बना रही हूँ, वो डॉगमा वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रांसिस क्रिक का डॉगमा देखा था ना, वो जो फ्रांसिस क्रिक का डॉगमा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बना देती हूं इसको। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल डोगमा। इसको रोट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस अगर स्कूल में है तो यूनिट टेस्ट में भी हमेशा जो हाफ ईयरली वगैरह होंगे उनमें भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फ्रांसिस क्रिक ने एक डोगमा दिया था। डोगमे ने क्या दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। मतलब आपको आर्किटेक्ट कैसे एक घर बना रहा है या कैसे एक बिल्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द शॉर्ट इम्पैक्ट डॉगमा, द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर प्लान फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसको बेसिस मान के हम लोग आगे की अपनी थ्योरी करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, which we're going to study in the next session. We're going to study in the lecture. We have till now covered the two parts, the basics parts, the structure of DNA. कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। शुरू में एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। क्या न्यूक्लियोटाइड है, क्या न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर है, बेस पेयर्स क्या होते हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ना है। सेंट्रलाइज वे में पढ़ना है। सेंट्रलाइज वे में पढ़ने का मतलब है कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट ग्रुप और शुगर में बेसिकली फर्क क्या आ रहा है। समझ में आ रही है? न्यूक्लियोसाइड किसको कह रहे हो, न्यूक्लियोटाइड किसको कह रहे हो, न्यूक्लियोसाइड और डायऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। इन सारी चीजों को समझ के यू आर एबल टू लर्न द 5 पोस्टुलेट्स, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। और उनके साइंटिस्ट के नाम वैसे सीबीएसई में इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट वो ये पूछ लेते कि जेम्स वॉटसन ने क्या कहा था, या फ्रांसिस क्रिक ने क्या कहा था, या एक्स-रे डिफ्रैक्शन के किसने दिए थे। ठीक है, so we will study, we will read the next part, the packaging of DNA helix in the next session. So till now just keep revising. Thank you.